हिस्ट्री बुक से चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चलिए स्टार्ट करते हैं, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं और इसका यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन तो लगभग नहीं आते हैं, ना के बराबर आते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, फिर भी इसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। मेन जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से आएगा, असली चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन चलिए फिर भी ये दिया हुआ है तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं जल्दी से। तो ये जो पिक्चर है ये बनाया था फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में। ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, इन्होंने 4 प्रिंट बनाए थे, ठीक है। उसमें से एक प्रिंट का पिक्चर ये है। इन्होंने इस प्रिंट में विजुअलाइज किया है अपने सपने को, ठीक है। वो सपना देख रहे हैं कि एक ऐसा वर्ल्ड होगा जिसमें सारे जो नेशंस है वो डेमोक्रेटिक होंगे और सोशल रिपब्लिक होंगे। डेमोक्रेटिक मतलब लोगों के पास पावर होगा, और रिपब्लिक मतलब वो लोग अपने जो हेड है उसको इलेक्ट करके लोग चुन के भेजेंगे, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम का नेशंस बनेगा, ऐसा कुछ वो विजुअलाइज करते हुए एक पेंट बनाते हैं। तो उस समय क्या होता था, 1848 के टाइम में जो यूरोप का जो कॉन्टिनेंट था वहाँ पे अभी हम लोग को क्या देखने को मिलता है, कई सारे कंट्रीज़ देखने को मिलते हैं। फ्रांस है, इटली है, ग्रीस है, जर्मनी है। तो इस समय में ये सब कंट्रीज़ नहीं एग्जिस्ट करते थे। इस समय में क्या होता था, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता था। राजा महाराजा होते थे, वो कोई भी टेरिटरी को अपने अंडर ले लेते थे। लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ राजा की तरफ था। लोग कभी भी ऐसे नहीं सोचते थे कि ये मेरा कंट्री है, ये मेरा देश है, ठीक है, ये लोग सब अपने ही लोग हैं। ऐसा थिंकिंग ही नहीं था उस समय। उस समय एक ही थिंकिंग था कि जो राजा जीत गया है वो उसी राजा के प्रति हमें वफादारी दिखाना पड़ेगा, ऐसा कुछ थिंकिंग था। तो ये प्रिंट में दर्शाते हैं कि जो वर्ल्ड है वो अब क्या चीज़ का बना हुआ है, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक से बना हुआ है। द फर्स्ट प्रिंट जो फिगर 1 में दिखाया गया है ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस, मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाई इट। तो इस पहला प्रिंट में दिखाया गया है कि जो यूरोप और अमेरिका के लोग हैं वो लोग मतलब मैन और वुमेन भी हो सकते हैं, सभी एजेस के, सभी सोशल क्लास के, ठीक है, सभी लोग एक लंबे लाइन से चल आ रहे हैं। और चलते चलते ये लोग होमेज मतलब रेस्पेक्ट शो कर रहे हैं किसको, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। यहाँ पे सब लोग, ये काफ़ी लंबा लाइन है, यहाँ से सब चलते हुए आ रहे हैं और यहाँ पे होमेज पे कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम के जो आर्टिस्ट हुआ करते थे उन्होंने लिबर्टी मतलब आज़ादी को एक फीमेल के रूप में कंसिडर किया था, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि उनके हाथ में क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है एक हाथ में, और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन। चार्टर मतलब डॉक्यूमेंट है जिसमें इंसान का क्या क्या राइट्स है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन है, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शैटर्ड रिमेन्स, शैटर्ड मतलब ब्रोकन रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। तो जैसा कि हम अभी आपको बता रहे थे कि इस समय में 17th 18th सेंचुरी में जो यूरोप था वहाँ पे नेशंस नहीं हुआ करते थे। वहाँ पे क्या था, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फिर बोल सकते हैं एब्सोल्यूटिज्म चलता था। एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है, ऐसा गवर्नमेंट जिसका पावर का कोई सीमा ना हो, गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। इसको यहाँ पे जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, राजा महाराजा के सिस्टम होते हैं, ठीक है। काफ़ी सेंट्रलाइज्ड पावर होता है यहाँ पे, मिलिटरीलाइज्ड होता है और डिप्रेसिव, लोगों को यहाँ पे लोगों का आवाज़ यहाँ पे दबा दिया जाता है। लोग क्या बोलते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, जैसा गवर्नमेंट चाहे, जैसा राजा चाहिए, जैसा किंग चाहे वैसा ही यहाँ पे काम होगा। तो ऐसा जो सिस्टम है एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, इन सब का टूटा हुआ जो रिमेन्स है वो यहाँ पे ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फिर एब्सोल्यूटिज्म है वो ख़त्म हो चुका है, और अब क्या आने वाला है कॉन्टिनेंट में, डेमोक्रेसी एंड सोशल रिपब्लिक का सिस्टम आने वाला है। बातें गहराई को समझ रहे हैं। चलिए ज़रा टेंशन नहीं लेना, यहाँ से कुछ समझ में नहीं भी आए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए ले लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम या फिर बोल सकते हैं नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन सोरियोस सोरियो कौन है, ये जो आर्टिस्ट है जिनका नाम था फ्रेडरिक सोरियो, इनके यूटोपियन विजन में, यूटोपियन मतलब परफेक्ट सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन, ठीक है। तो इनकी सपनों के दुनिया में जो वर्ल्ड के लोग हैं वो ग्रुप होंगे एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम।
वो उनका इमेजिनेशन में वो ऐसे वर्ल्ड को इमेजिन करते हैं जहाँ पे जो लोग हैं वो लोग एक साथ ग्रुप होंगे और क्या बनाएंगे, नेशंस बनाएंगे, और हर एक नेशन का अपना एक फ्लैग होगा और नेशनल कॉस्ट्यूम होगा, ठीक है, ड्रेस होगा। लीडिंग द प्रोसेशन, ये जो लाइन है लोगों का कतार जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस लाइन में सबसे पहले कौन खड़ा है, यूनाइटेड नेशंस और स्विट्जरलैंड खड़ा है, और ये लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे पहुँच चुके होंगे यूनाइटेड नेशंस और स्विट्जरलैंड के लोग। मतलब इन लोगों को क्या मिल चुका है, लिबर्टी मिल चुका है, और ये लोग ऑलरेडी नेशन बन चुके हैं, ठीक है। ये रहा, विच बाई दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। फिर यूएस और स्विट्जरलैंड के बाद आता है लाइन में फ्रांस, फिर उसके बाद आता है जर्मनी। जर्मनी का जो फ्लैग है ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग वो लोग वो होल्ड किए हुए हैं। ये रहा ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग ये लोग होल्ड किए हुए हैं। उसके बाद इंटरेस्टिंगली आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि जिस समय में फ्रेडरिक सोरियो ने ये पेंट बनाया था उस समय में जर्मनी बोल के कोई नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। अब उस समय सिर्फ क्या था, एक रिवोल्यूशन चल रहा था जहाँ पे वो लोग जो जर्मन बोलते थे उनको यूनाइट करने का कोशिश किया जा रहा था, ठीक है। जर्मनी बोल के कोई ऐसा कंट्री नहीं था, उसके बदले में वहाँ पे क्या था, प्रूशिया बोल के कुछ था। चलिए आगे देखेंगे, फिलहाल ये सब अभी छोड़िए। और क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग द जर्मन, जर्मनी के पीछे कौन कौन था, ऑस्ट्रिया था, किंगडम ऑफ टू सेसेल्स, फिर लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगेरी और रशिया, ये सब कंट्रीज थे। और हेवन से ऊपर में आप स्काई में देख पाएंगे कि वहाँ पे क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल्स, ये सब ये सीन को देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये रहा आसमान में ये सभी जो क्राइस्ट है, सेंट है, वो सब यहाँ नीचे देख रहे हैं कि अर्थ पे क्या क्या हो रहा है। तो ये क्या सिम्बलाइज़ करता है, ये सिम्बलाइज़ करता है कि जितने भी कंट्रीज़ है, नो मैटर कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, कहाँ से आते हैं, ठीक है, कौन सा रूलर है, इस सब का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बोला जा रहा है कि एक ही गॉड के सभी बच्चे हैं। तो ये क्या सिम्बलाइज़ कर रहा है, ये सिम्बलाइज़ करता है कि लोगों में क्या है, फ्रैटर्निटी है। फ्रैटर्निटी मतलब ब्रदरहुड है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि ये सिम्बलाइज़ करता है फ्रैटर्निटी अमॉन्ग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। समझे इतना। और आगे देखते हैं। और 19th सेंचुरी मतलब 1800 से लेके 1900 तक, ये जो टाइम है, तो 19th सेंचुरी में जो नेशनलिज्म था वो काफ़ी ज़ोर शोर से उभर के आया। मतलब देशभक्ति का जो भावना है लोगों में वो नया तरह से जागरूक हुआ, पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या देखने को मिला, अब ये नेशनलिज्म कैसे डेवलप हुआ हम देखेंगे अभी, ठीक है, डिटेल में। आप सिर्फ अभी सुनते चलिए। तो नेशनलिज्म का जो भावना उभर के आया, इसका रिजल्ट क्या देखने को मिला, रिजल्ट देखने को मिला कि इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। तो पहले जो यूरोप के अंदर मल्टीनेशनल मतलब डायनेस्टिक एम्पायर, जो राजा महाराजा थे वो कितने भी बड़े रीजन पे अपना कंट्रोल करके रखे हुए थे, ये सिस्टम को हटा के अब क्या आ गया, इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट, कंट्री का सिस्टम आ गया, ठीक है। कि ये रीजन एक लोगों को बिलोंग करता है, ये रीजन एक लोगों को बिलोंग करता है, ये कंट्री है, ये कंट्री है, ठीक है। और यहाँ का जो भी राजा होगा, जो भी गवर्नमेंट होगा, वो सिर्फ इसी रीजन को कंट्रोल करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे इमर्ज होके आया। और आज के टाइम में जो हम मॉडर्न स्टेट देखते हैं, मतलब कोई भी कंट्री देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक सेंट्रलाइज्ड पावर होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जो एक्सरसाइज करता है सोवरियन कंट्रोल, ठीक है, अपना पावर को डोमिनेट करता है किस रीजन में, ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आज के टाइम पे हम जो भी मॉडर्न स्टेट देखते हैं, जो भी कंट्री देखते हैं, मान लीजिए इंडिया ही है, तो इंडिया एक मॉडर्न स्टेट है जहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और वो अपना पावर सिर्फ अपना क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, इंडिया का जो नेशनल बाउंड्री है उसी के अंदर अपना पावर को एक्सरसाइज करता है, उससे बाहर उसको कोई छेड़छाड़ करने का हक नहीं है। तो ये जो मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ये जो आज हम देख पा रहे हैं, तो ये काफ़ी लंबे समय से डेवलप होकर आया हुआ है, ठीक है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अब यहाँ पे एक और टर्म है जिसको बोलते हैं नेशन स्टेट। नेशन स्टेट क्या होता है, नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। आप देखिए यहाँ पे एग्जाम से डिफरेंस पूछ सकते हैं मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट के बीच में। नेशन स्टेट का मतलब होता है कि जो लोग हैं ना, मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन इंक्लूडिंग द रूलर्स, ठीक है, जो रूलर है और जो लोग हैं वो सब एक भावना डेवलप करेंगे अपने अंदर कि वो सबका आइडेंटिटी सेम है। सिर्फ मैं करके नहीं सोच के क्या सोचेंगे, अब हम करके सोचेंगे कि हम लोग, ठीक है। और क्या करेंगे, सबके अंदर ये फीलिंग होगा कि हम लोग का हिस्ट्री या फिर हम लोग के जो पूर्वज थे वो सब सेम है। तो ऐसा अगर लोगों में फीलिंग डेवलप हो जाए तो वो ग्रुप ऑफ लोगों को क्या बोलेंगे, नेशन स्टेट बोलेंगे, समझे। और मॉडर्न स्टेट का मतलब समझ गए, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर होगा वो एक स्पेसिफिक क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी जो है
उसके अंदर ही वो अपना पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। समझे? चलिए, तो ये दो डेफिनेशन आप तैयार कर लीजिएगा मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट के बीच में। बाकी यहाँ से क्वेश्चंस तो नहीं के बराबर आएगा। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ठीक है, अब यहाँ से आपका असली चैप्टर स्टार्ट होता है। जो भी क्वेश्चन बनेंगे मेनली यहीं से बनेंगे, मतलब इसके आगे के पार्ट से। चलिए देखते हैं क्या है। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। सबसे पहला जो देशभक्ति का भावना जो है वो कहाँ देखने को मिला था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में देखने को मिला था, जो हुआ था 1789 में। बस इसको याद कर लीजिए। आगे मूव करते हैं। तो 1789 से पहले फ्रांस क्या था? एक रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क, वहाँ पे राजा होते थे और वो उसको रूल करते थे। लेकिन जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो काफ़ी चीज़ चेंजेस हुआ। देखते हैं क्या चेंजेस हुआ। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस डेट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। देखिए, तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो भी पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए, उस चेंजेस का इम्पैक्ट क्या पड़ा? सोवरेनिटी, मतलब पावर जो है वो ट्रांसफ़र हो गया फ्रॉम मोनार्की टू बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। राजा के हाथ से पावर किसके हाथ में चला गया? लोगों के हाथ में चला गया। ये मेन इम्पैक्ट हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि व्हाट वाज द मेजर चेंज दैट ऑकर्ड इन द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो ड्यू टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन यूरोप। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, जो ब्लू अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पे, ये लिखना पड़ेगा, ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। समझ रहे हैं बात का गहराई? चलिए आगे मूव करते हैं। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वॉज द पीपल हु वुड henceforth constitute द नेशन एंड shape इट डेस्टिनी। तो ये रिवॉल्यूशन में ये बता दिया गया कि अब से जो लोग हैं ना, फ्रांस के जो भी लोग हैं, वो लोग नेशन बनाएंगे और उसका डेस्टिनी भी लोग ही डिसाइड करेंगे कि देश कहाँ जाएगा, किस दिशा में डेवलप करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान क्या क्या किया गया था। तो फ्रेंच जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो लोग ये रिवॉल्यूशन लेके आए थे, रिवॉल्यूशन मतलब बदलाव। ठीक है, कोई भी बड़ा चेंज को रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो फ्रांस में जो ये बदलाव जो लोग लेके आ रहे थे, उनका मेन एम क्या था? टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग्स द फ्रेंच पीपल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब ही है कि यहाँ पे लोगों को में क्या डेवलप करना है? नेशन स्टेट का भावना डेवलप करना है कि अब हमें एक कंट्री बन जाना चाहिए। राजा महाराजा को का चक्कर छोड़ो, अब हमें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब हम मान के काम करना है। ठीक है, कि हमारा पूर्वज सेम है, हम सब एक ही भाषा बोलते हैं, हम सब एक ही टाइप के लोग हैं। ठीक है, तो ये कलेक्टिव आइडेंटिटी का भावना डेवलप करना ही मेन एम था। तो इसके ऊपर भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसे पूछेंगे कि व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज। तो आपको ये लिखना होगा टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग्स द फ्रेंच पीपल। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। तो कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने कुछ काम किए। तो क्या क्या काम किए? पहला नंबर, द आइडियाज़ ऑफ ला पैट्री मतलब द फादरलैंड एंड ले सिटी ऑन द सिटीजन इम्फेसाइज द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये दो आइडिया को स्प्रेड किया गया, ले पैट्री और ले सिटी ऑन का। और ये आइडियाज़ का मतलब होता है कि जो भी लोग हैं वो सब एक साथ हैं, सभी का राइट्स इक्वल है और सभी एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, सबका जो जन्मभूमि है वो सेम है। समझे? एक ही देश के सब निवासी है, तो सबको इक्वल राइट मिलेगा। ये आइडिया को स्प्रेड किया गया, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने और क्या क्या किया? अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। तो पहले जो मोनार्की मतलब जो राजा का रॉयल स्टैंडर्ड वाला जो फ्लैग था, उसको हटा के क्या लाया गया? एक नया फ्रेंच फ्लैग लाया गया, 3 रंगों वाला। ये दूसरा काम किया गया। ठीक है, झंडे से भी लोगों को एक आइडेंटिटी मिलता है कि हम लोग एक इसी झंडे के अंदर में हैं। ठीक है, मतलब एक कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करने में ये हेल्प करेगा। तो ये हो गया इनका दूसरा काम फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज का। अब देखते हैं उन्होंने आगे क्या किया। तीसरा उन्होंने किया, द स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाई द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल जो होता था, ये बोल सकते हैं मंत्रिमंडल, जहाँ पे लोग बैठते थे, बोल सकते हैं मिनिस्टर बैठते थे, और ये लोग किंग जो थे उनको एडवाइस करते थे। तो स्टेट जनरल जो थे, इनके कौन कौन मंत्री बनेंगे ये पहले किंग डिसाइड करते थे, लेकिन अब इसके जो मेंबर्स है वो कौन डिसाइड करेंगे? एक्टिव सिटीजन्स, लोग अपने मेंबर्स चुन के यहाँ पे भेजेंगे। ठीक है, और इसका नाम स्टेट जनरल से चेंज करके क्या रख दिया गया? नेशनल असेंबली रख दिया गया। ठीक है, चलिए, मतलब समझ सकते हैं कि आज के टाइम में जैसा हम लोग का पार्लियामेंट होता है वैसा ही कुछ ये था, नेशनल असेंबली।
आगे और चौथा मेजर पे मूव करते हैं। न्यू हाइम्स वेयर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्टर्स कमेमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। तो नया गीत कंपोज किया गया, ठीक है, नए नए शपथ लिए गए और जो भी शहीद लोग थे उन सबको याद किया गया और सभी नेशन के नाम पे किया गया कि ये लोग फ्रांस के लिए जान देने वाले लोग हैं, कोई राजा महाराजा के लिए इन्होंने शहीद नहीं किया, ठीक है। तो ये था चौथा मेजर। तो 1 2 3 4, आप मूव करते हैं 5वें नंबर पे। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी। अब देखिए ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब अगर किंग या फिर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रहा है तो उस पॉलिसी को लोगों तक कैसे पहुंचाना है, लोगों का टैक्स गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचाना है। तो जो भी प्रशासन का सिस्टम था तो उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगा और सभी के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया, सभी सिटीजन्स के लिए जो उस टेरिटरी में रहते हैं, ठीक है। तो ये अगला चेंज किया गया। इसके बाद और एक चेंज किया गया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वॉज एडॉप्टेड। अब मान लीजिए ये है फ्रांस इतना बड़ा, तो इसके अंदर अलग अलग रीजन में पहले लोग बटे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कोई अगर सामान मूव कर रहा है एक रीजन से दूसरे रीजन में तो यहाँ पे टैक्स देना पड़ता था, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है सामान तो यहाँ पे भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये इन सभी टाइप का जो कस्टम ड्यूटी है, जो टैक्स है, उसको एबोलिश कर दिया गया और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, और हर जगह जो एक ही वेट का मेजर है वो अपनाया गया, ठीक है। पहले होता था कि जो वेट और मेजर का सिस्टम था वो अलग अलग था। मान लीजिए कहीं पे 1 मीटर कपड़ा इतना बड़ा होता है और यहाँ पे 1 मीटर कपड़ा इतना ही बड़ा होता है। तो ये सब जो डिफ़ॉल्ट था इसको क्लियर किया गया, यूनिफॉर्म सिस्टम, हर जगह एक ही वेट और एक ही मेजर्स को यूज़ करने लगे, ठीक है। ये था अगला मेजर। फिर अगला देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने काम किया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड, जो भी रीजनल लैंग्वेज था उसको डिस्करेज किया गया कि सब लोग अब एक ही लैंग्वेज को फॉलो करेंगे और वो लैंग्वेज था फ्रेंच लैंग्वेज। तो पेरिस में जैसा लैंग्वेज, जैसा फ्रेंच बोला जाता था और जैसा लिखा जाता था वैसा ही फ्रेंच को प्रमोट किया जाने लगा और ये कॉमन लैंग्वेज बन गया नेशन का। तो ये सब कुछ मेजर्स है जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने अपनाया, क्या करने के लिए, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग्स द फ्रेंच पीपल। समझे इतना। अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपसे कि एनालाइज द मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग्स द फ्रेंच पीपल। तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। अब डिपेंड करेगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ तो 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ तो 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, द रिवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस। अभी हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले देखा था कि फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज का एक एम क्या था कि फ्रेंच पीपल में कलेक्टिव आइडेंटिटी का सेंस पैदा करना, ठीक है। मतलब ये लोग रियलाइज़ करिए कि हम लोग सब एक ही पूर्वज के सब संतान हैं, ठीक है। ये रियलाइज़ करना यहाँ पे एक एम था। लेकिन फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज का एक एम और भी था। वो एम था कि यूरोप में जितने भी लोग हैं उन सबको डेस्पोटिज्म से लिबरेट करना, मतलब राजा महाराजा के अंडर से फ्री करना और उनको ये रियलाइज़ करवाना कि वो लोग भी क्या बन सकते हैं, नेशंस बन सकते हैं, ठीक है। तो ये उनका दूसरा एम था कि टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब जो ये फ्रांस में जो इवेंट्स हो रहा है इसका न्यूज़ डिफरेंट सिटीज़ में पड़ा यूरोप के, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स और अदर मेंबर्स थे लाइक एडुकेटेड मिडिल क्लास, ये लोग भी क्या करने लगे, जैकोबिन क्लब सेटअप करने लगे। जैकोबिन क्लब क्या होता है, ये एक पॉलिटिकल क्लब होता है जिसको कौन सेटअप किया है, स्टूडेंट एंड एडुकेटेड मिडिल क्लास ऑफ यूरोप, ठीक है। और इनका एम क्या होता है, टू रिप्लेस ऑटोक्रेटिक रिजाइम्स इन यूरोप विद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। समझे इतना। इसके ऊपर जैकोबिन क्लब्स के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, तो इतना आप तैयार कर लीजिएगा यहाँ से। तो जैकोबिन क्लब्स अपना एक्टिविटीज़ और कैंपेन्स के जरिए फ्रेंच आर्मीज़ को अपने कंट्री में इन्वाइट किए। उस समय कंट्री तो नहीं था, जो भी किंगडम था उसमें इन्वाइट किए। कहाँ कहाँ पे इन्वाइट किए, जैसे कि हॉलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया और इटली हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ बात आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आगे मूव करते हैं। विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी डेट केम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। तो देखिए नेपोलियन कौन है। अब ये जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे, इनके जो लीडर थे, जो इनको लीड कर रहे थे, वही है नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। तो देखिए सबसे पहले तो नेपोलियन ने फ्रांस में जो चेंजेस लाया था, मतलब रिफॉर्म्स जो लेके आए थे, वही सब रिफॉर्म्स अब वो बाकी सब रीजन से जहाँ पे इनका कंट्रोल आ गया था वहाँ पे भी वो सब रिफॉर्म्स लेके आ रहे थे, ठीक है। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की
Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये. अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि नेपोलियन का मेन एम क्या था, मोनार्की को अपोज करना और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेके आना, ठीक है, लोगों के हाथ में पावर देना, एक नेशन स्टेट बनाना. लेकिन अब ये जो रिवॉल्यूशन था ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अब ये सारा रिवॉल्व कर रहा था अराउंड नेपोलियन ही यहाँ पे हेड बन चुका था. तो कहीं ना कहीं मोनार्की को अवॉइड करते करते ये नेपोलियन खुद ही एक मोनार्की का फॉर्म ले रहा था, ठीक है, खुद ही एक लीडर की तरह काम कर रहा था. तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय तो कर ही दिया था फ्रांस में, लेकिन ये कुछ चेंजेस भी लेके आए थे. कौन से चेंजेस? एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जो उन्होंने चेंज लेके आया हुआ था, अभी देखेंगे क्या क्या चेंजेस वो लाए थे. तो ये नेपोलियन जो चेंजेस लेके आए थे इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, प्रशासन किस तरीके से किया जाए, ये चेंजेस मतलब काफ़ी अच्छे थे और ये जो पूरा सिस्टम है उसको काफ़ी रैशनल और एफिशिएंट बना दिया. ठीक है, काम करने का एफिशिएंसी काफ़ी इंप्रूव हो गया उस चेंजेस से. अभी देखेंगे क्या क्या वो चेंजेस थे. इन्होंने एक कोड बनाया जिसको बोलते हैं सिविल कोड ऑफ 1804. इसको हम लोग यूजुअली नोन एज नेपोलियनिक कोड, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, बताएंगे अभी. फिलहाल आप इतना याद रखिए कि नेपोलियन ने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट दिया था जिसको सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं. तो नेपोलियनिक कोड डीड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ. तो सबसे पहला काम तो इसने ये किया, डीड अवे मतलब रिमूव, ठीक है, बर्थ के अनुसार जो भी फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है, उस फायदे को रिमूव कर दिया. ठीक है, नो मैटर कोई गरीब घर में पैदा हो रहा है, कोई अमीर घर में पैदा हो रहा है, तो जो अमीर वाले को जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा था वो सब बेनिफिट हटा दिया. ठीक है, अब सब इक्वल रहेंगे. दूसरा इसने क्या किया, इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ. लॉ के लिए सब कोई समान है, ये दूसरा चेंजेस लाया. और तीसरा, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी. अगर कोई इंसान ने प्रॉपर्टी खरीदा है अपने पैसे से तो वो प्रॉपर्टी उसी को बिलोंग करेगा या फिर उसके बच्चे को बिलोंग करेगा, तो राइट टू प्रॉपर्टी रहेगा ये. ठीक है, तो ये सब चेंजेस ये नेपोलियनिक कोड में बताया गया था. इसके साथ साथ और भी कुछ चेंजेस थे. देखिए, दिस कोड मतलब ये नेपोलियनिक कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल. In the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy, Germany, Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system, and freed peasants from serfdom and monarchical dues. तो ये जो नेपोलियनिक कोड था इसको बाकी सब रीजन में भी फैलाया गया और इन सब कंट्रीज़ में, डच रिपब्लिक हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, इटली, जर्मनी, ये सब फ्रेंच कंट्रोल में आ चुका था. ठीक है, तो यहाँ पे नेपोलियन ने कुछ चेंजेस लाया. इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई कर दिया, फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश कर दिया. फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? फ्यूडल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो राजा महाराजा होते हैं वो लोग, जो नागरिक है, उसको लैंड प्रोवाइड करेंगे और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, किसी भी चीज़ से, एनिमी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे और बदले में इन लोगों को, राजा को टैक्स पे करना होगा, अपना सर्विस और लॉयल्टी ऑफर करना होगा. ठीक है, तो ये जो फ्यूडल सिस्टम था ये नेपोलियन ने एबोलिश कर दिया. अब राजा महाराजा का सिस्टम ही ख़त्म कर दिया इसने. फिर फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडॉम. सर्फडॉम क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई लैंड है, ठीक है, तो कोई एक पीजेंट है, कोई एक फार्मर है जो इस लैंड पर ही खेती करेगा. ये बाय बर्थ ये तय हो जाता था कि इस इंसान को हमेशा ज़िंदगी भर के लिए इस लैंड के प्रति काम करना है. इस लैंड का मालिक जो भी हो, इस इंसान को इसी ज़मीन पर काम करना है. तो ये सर्फडॉम को भी रिमूव कर दिया गया. फिर मोनार्कियल ड्यूज, जो भी राजा को टैक्स वगैरह दिया जाता था, जो भी पैसा दिया जाता था, वो सब सिस्टम हटा दिया गया. ठीक है, ये सब चेंजेस लाया नेपोलियन ने. और देखिए और भी कुछ लाया इन्होंने. इन द टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड. गिल्ड क्या होता है? ये एक ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स होते हैं जो काफ़ी मतलब नियम कानून के साथ चलते थे. तो ये गिल्ड रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया. ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं गिल्ड के बारे में, सिर्फ आप ये याद कर लीजिए कि गिल्ड रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया. फिर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी काफ़ी इंप्रूव किया गया. तो ये सब चेंजेस लाया गया नेपोलियन के द्वारा. ठीक है, ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. तो पीजेंट्स थे, आर्टिस्ट थे, वर्कर थे और जो न्यू बिजनेसमैन थे, ये लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे नया नया जो आज़ादी मिला है उसको. ठीक है, जो बिजनेसमैन है, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर है, ये लोग अब ये बात को रियलाइज़ कर रहे थे कि अगर लॉ यूनिफॉर्म हो, हर जगह इक्वल लॉ हो, स्टैंडर्डाइज्ड वेट और मेजर्स हो और कॉमन करेंसी हो, तो ये सब चीज़ों से काफ़ी आसान हो जाता है ट्रेड करना. ठीक है, ये सब चीज़ें फैसिलिटेट करती है मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. समझे इतना? तो ये तो हो गया पॉजिटिव इम्पैक्ट नेपोलियन का.